मैंने आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 1.4 द महाभारत एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। सो इसमें सबसे पहले तो पूछा है कि महाभारत क्या है। ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है और एक पोइटिक एक्सप्रेशन है उस टाइम का। एंड इसमें ये भी पूछा है कि ये एक मॉरल लॉज और स्क्रिप्चर्स का एक बुक है। तो हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा जब हम लोग किसी भी एंशियंट लिटरेचर को पढ़ेंगे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन। सो सेल्डम पोलॉक ने कहा है इट इज़ द महाभारत रिप्रेजेंट्स इट सेल्फ फॉर मोस्ट पार्ट एज इतिहास। तो अगर हम लोग महाभारत को देखें तो इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को हम लोग इतिहास मतलब हिस्ट्री बोलते हैं। एन अकाउंट ऑफ द वे थिंग्स एंडेड वर, मतलब जो चीज़ पहले से हो चुकी है उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। हाउ एवर मच मॉडर्न स्कॉलरशिप में कॉम्प्लिकेट द पेक्यूलिटी ऑफ दैट रिकॉर्ड। सो बहुत सारे जो मॉडर्न स्कॉलरशिप है वो इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करेंगे। येट द महाभारत वॉज नॉट ओनली इतिहास, इट वॉज ऑल्सो काव्य। सो महाभारत जो है सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो एक काव्य भी है। Note that, as Pollock suggests, the Mahabharata represents itself as a historical narrative depicting events as they took place by one who is also a character of the narrative व्यास। ओके, सो अगर व्यास को देखें तो फिर व्यास जो है वो एक्चुअली मतलब महाभारत में एक कैरेक्टर भी है, एक नरेटिव भी है। और जो पुलॉक है उनका ये कहना है कि जो महाभारत जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक हिस्टोरिकल नरेटिव को एंड इवेंट्स, मतलब जो भी प्लेस में जो भी इवेंट वगैरह हुआ था उसका। The author is the composer of the tale and a participant in the story. So जो author है वो कंपोज़र भी है और एक पार्टिसिपेंट भी है स्टोरी में। Viewed from a literary angle, the historical framework is a form adopted by व्यास। सो अगर हम लोग ऐसे लिटरेरी एंगल देखें, सो जो हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में एक्चुअली जो अडॉप्ट किया है व्यास ने। स्टिल Pollock notes, eventually the Mahabharata come to also be viewed as a transcendentary authoritative moral discourse. One 9th century literary theorist conceive of the work as moral discourse with the aura of literature. At the same time, the Mahabharata has been viewed as a political narrative. Okay, so अगर हम लोग महाभारत को देखें तो ये एक एक्चुअली पॉलिटिकल नैरेटिव से भी देखा जा सकता है। T.R.S. Sharma has observed that while the Kuru and the Panhala lineage are historical recorded, ओके हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड। तो अगर हम लोग TRS शर्मा की देखें तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है जो कुरु और पन्हाला जो लिनेज है वो हिस्टोरिकली वो चीज़ रिकॉर्डेड है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ पांडवास इन एनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो पांडवास का भी कोई मेंशन नहीं है। अगर हम लोग कुरु और पन्हाला की देखें तो उनका रिकॉर्ड है, पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी पांडवास का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो इट इज़ ओनली प्रॉपर वी कंसीडर द महाभारत एज एन एपिक पोएम। सो इस हिसाब से हम लोग महाभारत को एक एपिक पोएम की तरह देख सकते हैं। ये लिखा है TRS शर्मा ने। Thus, for us, the primary concern is to view the Mahabharata as a literary text with an entire internal logical structure. The text never wavers from the core narrative that it is the struggle between two groups of cousins and सक्सेशन एंड पॉलिटिकल पावर। सो अगर इस तरीके से देखें तो ये एक लिटरेरी टेक्स्ट है जिसमें जो नरेटिव है और ये मतलब जो भी है उसमें दो ग्रुप्स का, मतलब दो कज़न के ग्रुप का एक स्ट्रगल दिखाया गया है और सक्सेशन और पावरफुल पॉलिटिकल पावर वगैरह दिखाए गए हैं। सम ऑफ द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, द महाभारत हैज़ बीन एनालाइज्ड इन डिफरेंट वेज। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल मतलब अगर हम लोग लिटरेरी पॉइंट से देखें तो महाभारत जो है वो एक एनालाइज किया गया है दूसरे वे से। अकॉर्डिंग टू Anandavardhana, the famous Sanskrit literary critic of 9th AD। तो जो आनंदवर्धना है वो एक फेमस संस्कृत लिटरेरी क्रिटिक है 9th AD के। सो नोन प्राइमरीली फॉर हिज वर्क धन्यलोक। ओके, सो ये उनके वर्क धन्यलोक के लिए जाने जाते हैं। द महाभारत इस धनी काव्य। ओके, सो महाभारत जो है वो एक धनी काव्य है। और द पोइट्री ऑफ सजेशन, सो ये एक धनी काव्य मीन्स ध्वनि काव्य मीन्स अ पोइट्री ऑफ सजेशन। सजेशन का एक पोइट्री है। सो सजेस्टेड सीन्स द
creation of Dhvani Alok found the Mahabharata in his way as the highest form of poetic composition with respect to its content. He notes that the Mahabharata teaches man ultimacy to renounce variety of earthly glories and attain dharma, truth, and righteousness, vairagya, renunciation, shanti, uh, uh, इटर्नल पीस एंड मोक्षा सल्वेशन ओके। सो अगर हम लोग इधर देखें तो जो महाभारता है वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, जैसे रिनाउंसिएशन वैनिटी ऑफ अर्ली ग्लोरीज एंड अटेन धर्मा मीन्स ट्रूथ एंड ओके ट्रूथ और राइटियसनेस मतलब ट्रूथ और सही क्या है वो, एंड वैराग्य मीन्स यो त्याग, अगर हम लोग कोई चीज़ त्याग कर देते तो वो, एंड शांति मीन्स पीस, एंड मोक्षा मीन्स मुक्ति, मुक्ति संसार से मुक्ति, उसको मोक्षा कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्म JP सिन्हा हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। ओके, सो सबका यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है। द मीटर्स विच हैव बीन एम्प्लॉयड इन द महाभारता में बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, द वरा okay Varnavarata and the Mataravarata, Matravaratas. So for the Matravaratas are concerned only are Aryas. Aryas are to be found in the Mahabharata and that too in a small number. Okay, so अगर हम लोग इसको देखें तो द JP सिन्हा का कहना है कि जो मीटर है महाभारत का, तो वो मतलब क्लासिफाई किया गया है टू हेड्स में, एक वर्णावराता और एक है मात्रा वरातास से, मतलब वर्णावरातास और मात्रा वरातास। सो फार द मात्रा वरातास आर कंसर्न ओनली अरेज आर द टू फाउंड इन द महाभारता। सो जो मात्रा वरातास है वो कंसर्न किए जाते हैं अरेज से, मतलब ओनली अरेज से, जो मिलता है महाभारता में, एंड दैट टू इज़ अ स्मॉल नंबर, मतलब वो भी एकदम कम अमाउंट में, कम नंबर में। He suggests that the vast majority of the verses of the Mahabharata are composed in the Anusthup meter. The Anusthup is a shloka is a meter of 4 feet of 8 symbols each. ओके, सो अगर अनुस्तुप की देखें तो ये एक श्लोक है वो जो 4 फीट का होता है एंड 8 सिम्बल्स होते हैं each के. In the Anustup, the fifth letter of all the feet and the seventh of the second and fourth feet must necessarily be short. ओके, सो अगर हम लोग अनुस्तुप की देखें तो फिफ्थ लेटर जो होता है फीट का, उसका जो सेवेंथ होगा सेकेंड एंड फोर्थ फीट वो नेसेसरीली शॉर्ट होना चाहिए. सिमिलरली द सिक्स लेटर ऑफ एवरी फुट मे बी लॉन्ग. सो जो सिक्स लेटर होगा हर एक फुट का वो बड़ा होगा. फॉर अनुस्तुप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स इज द महाभारता हैज़ बिन कंपोज्ड इन द अपजाति मीटर. ओके, सो अगर हम लोग मतलब अनुस्तुप का लार्जेस्ट नंबर देखें तो वो वर्ड्स जो होगा वो महाभारता का हैज़ कंपोज इन द उजाति मीटर, तो उजाति मीटर में कंपोज होगा. The Anustup was the Anustup was used in the oldest written document, the Rig Veda, as known for its simple structure. So अगर हम लोग अनुस्तुप की देखें तो ये एक ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो ऋग्वेदा है, नोन फॉर इस सिंपल स्ट्रक्चर. तो ऋग्वेदा जो है वो जाना जाता है इसके सिंपल स्ट्रक्चर के लिए. सिंपल मीटर इनेबल्ड रेसिटेशन. ओके, सो सिंपल मीटर इनेबल करता है रेसिटेशन को. दस डेडिकेटेड लिटरेचर एंड मॉरल टेल्स वर रिटन यूजिंग दिस मीटर. सो अगर हम लोग देखें जो लिटरेचर है वो मॉरल टेल्स जो है वो रिटर्न होते हैं यूजिंग दिस मीटर. सो अगर हम लोग लिटरेचर और मॉरल टेल्स वगैरह होता है ना, वो यही मीटर को यूज़ किया हुआ होता है, इसी मीटर का यूज़ किया हुआ होता है, वो जो लिखा हुआ होता है. The original text in Sanskrit is almost entirely in verse, while the English translation of the Mahabharata by J.A.B. Van um, Bruttunen is largely in prose. So अगर संस्कृत जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है जो संस्कृत में है वो entirely जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है महाभारता, एंड J.B. Van Buchanan is largely in prose. तो JAB वैन ब्रिटेनियन जो है वो लार्जली प्रोज है. ब्रिटेनियन टेल्स अस दैट द वर्स syntax in Sanskrit is quite free, and an essay on the ear, attention, adjective,
qualifying a subject at the beginning by comfortably appear at the end of the couplet. ओके, सो ये एक्चुअली उन्होंने कहा है कि जो वर्स है सिंटेक्स जो संस्कृत में है एंड क्वाइट फ्री एज द इजी ऑन द ईयर. ओके, सो काम सुनने में इजी लगे. अटेंशन, adjust qualifying a subject of the beginning by comfortably appear at the end of the couplet. ओके, सो अगर कंफर्टेबली ये अपीयर हुआ है बिगिनिंग में एंड ये सब्जेक्ट जो है वो एडजस्टिव है. टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन इन द टेक्स्ट ही सजेस्ट. ओके, सो फिर से वो सजेस्ट करते हैं. अनलाइक द होमेरिक एपिक, द महाभारत एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ मीटर्स, बट बाय फार द कॉम्पोनेंट यूज्ड इन द श्लोका. ओके, सो अगर हम लोग होमेरिक एपिक देखें तो महाभारत जो है वो एम्प्लॉय किया है वेराइटी ऑफ मीटर्स को एंड वो कॉमनेस्ट है अंडर द श्लोका. श्लोक में समाया हुआ है, मतलब श्लोक में लिखा हुआ है. दिस मीटर प्रेजेंट्स अ वेरी फ्री पैटर्न वेल सूटेड टू नैरेटिव्स. तो अगर हम लोग इस मीटर को देखें तो ये एक फ्री पैटर्न में लिखा हुआ है जो बहुत ही अच्छे से इस नैरेटिव को सूट करता है. लाइक द संस्कृत मीटर्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. जैसे कि संस्कृत मीटर्स में होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. ईच हाफ कंटेनिंग इन इट्स केस 16 सिलेबस. तो एक ईच पार्ट के पास, मतलब ईच हाफ के पास कंटेन है, मतलब है उसमें 16 केस सिलेबस विच ईच हाफ डिवाइडेड इनटू 2 क्वार्टर्स. तो एक एक हाफ 2 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है, पदास में, मतलब पद में डिवाइडेड है, ऑफ 8 सिलेबस ईच. सो इनके भी 8 सिलेबस हैं एक एक के. The first 4 syllabus of each 8 are free and second 4 parasat. तो जो सिलेबस है वो फर्स्ट 4 का है 8 फ्री, मतलब द फर्स्ट 4 syllabus of each 8 आर फ्री. सो फर्स्ट 4 का ईच 8 जो है वो फ्री है एंड द सेकेंड 4 परसद. तो सेकेंड 4 जो है वो परसद है. Thus, the Mahabharata is defined by its simple verse form and lyrical quality. So महाभारत जो है वो डिफाइन किया जाता है उसके सिंपल वर्स के लिए, क्योंकि उसका वर्स बहुत सिंपल है एंड वो लिरिकल है, गाया जा सकता है. द मीटर एंड स्टाइल वेराइटीज इन द टेक्स्ट इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट बीइंग नरेटेड. सो अगर हम लोग मीटर की देखें या स्टाइल वेरीज को देखें तो मतलब जो स्टाइल है वो मतलब जो टेक्स्ट का वो इस रिलेशन से सब्जेक्ट बीइंग को नरेट, मतलब जिस हिसाब से वो सब्जेक्ट को नरेट किया गया है. इट मे रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द पोएट एज ऑल्सो द टाइम्स. सो अगर हम लोग देखें कि ये रिफ्लेक्ट करता है मूड को पोएट का एंड उस टाइम का भी, कि पोएट का मूड कैसा था एंड वो टाइम कैसा था. लेट अस एग्जामिन द रोल ऑफ फेट एंड चांस इन द महाभारत नेक्स्ट. तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. लेट अस एग्जामिन द रोल और फेट देखेंगे उस मतलब महाभारत का नेक्स्ट. तो यहाँ पे द रोल ऑफ फेट एंड चांस, तो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को कोई थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर आप लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.